हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMW बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं मैथ के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी मैथमेटिक्स जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, जिससे आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो। और ये तभी संभव है जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ। इसी प्रकार आप हमसे बने रहिए जैसे अभी तक आप बने हैं मेरे साथ, और आप अपना रिजल्ट 2 या 3 महीने बाद देखेंगे कि हमारी स्पीड कितनी तेज हो गई है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है कि नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी के नीचे एक और नल जो कि सी है जो उसे खाली करता है, और यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी भरने में 9 घंटे लगते हैं, तो नल सी द्वारा टंकी का 70% भाग खाली करने में कितना समय लगेगा। ये कह रहा है क्वेश्चन कि 3 नल हैं जिसमें से ए और बी भर रहे हैं और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो अगर टंकी का 70% भरा हो तो सी द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ए द्वारा कितने टाइम में भरा जाता है, 12 घंटे में। कितने में, 12 घंटे में। और बी द्वारा 15 घंटे में भर सकता है। ए अकेले 12 घंटे में भर सकता है, बी अकेले 15 घंटे में भर सकता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 9 घंटे लगते हैं। ए प्लस बी माइनस सी, ये सी जो मैं दर्शा रहा हूं ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए माइनस का चिन्ह कि ये खाली करने वाला है। तो कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो इनका टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 12 15 180, 180 होगा। कितना होगा, 180। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 12 से 180 में भाग, ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। और टोटल वर्क में टाइम से भाग दिया तो हमें क्या मिलेगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं इफिशियंसी मिलती है। क्या मिलती है, एफिशिएंसी। तो 180 में अगर 12 से भाग दिया तो कितना मिलेगा, 15 बराम में 180। 15 से भाग दिया तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और 9 से भाग दिया तो कितना मिलेगा हमें, 20। अगर हमें सी की इफिशियंसी निकालनी हुई तो कितना होगा, हमें सी की इफिशियंसी निकालनी हुई तो क्या करेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी में से क्या घटा देंगे, ए और बी की। ए बी की इफिशियंसी कितनी है, 15 12 27। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, -7। ये 7 इंडिकेशन कर रहा है कि ये खाली कर रही है, ना कि भर रही है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि नल सी द्वारा टंकी का 70% भाग खाली करने में कितना समय लगेगा। टोटल टंकी का इफिशियंसी कितनी है, 180। टोटल टंकी जो है हमारी, टोटल वर्क 180 है। तो 180 का 70% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 70/100 कर देते हैं, 70% निकाल लिया। अब कह रहा है सी द्वारा टाइम कितना लगेगा इसे खाली करने में, खाली करने में। सी द्वारा, ठीक है, तो कितना होगा, 70%, टोटल वर्क का 70%, और इसकी इफिशियंसी जो होगी उससे भाग देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टाइम। इसकी इफिशियंसी कितनी है, 7। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0,
इससे ये 0, 7 से 7, अब में बचा कितना 18। क्या करेंगे सी 18 घंटे में टंकी का 70% खाली कर देगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, सी वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, हार्ड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो ऑन करके देखिएगा और कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मैं यही कहूँगा आपसे, हर रोज कहता हूँ, आज भी यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन को पढ़ के रखा है और समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या चाहता है, तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक या दो बार क्वेश्चन पढ़ने पर ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में होगी, अगर आपने प्रैक्टिस हमारे साथ की है डेली बाई डेली। तो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक राशि, मतलब एक प्रिंसिपल मनी है को 14.28% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया और कुल ब्याज जो है कितना 5070 प्राप्त हुआ। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर मैं इसे बेसिक मेथड से करूं तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि बेसिक में फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टाइम। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए निकालना पड़ेगा, फिर पी घटाना पड़ेगा, तब जाके इतना मिलेगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं इसका ट्रिक सीधा सीधा बताता हूँ कि 14.28% का मान कितना होता है, सीधा सीधा आपको पता है कि 1/7, मतलब हर साल जो है 14.28% बढ़ रही है, मतलब 7 से 8 हो रही है। तो हमारी प्रिंसिपल कितनी है, अमाउंट, हमारी प्रिंसिपल 7 है, पहले साल क्या हो रही है 7 से 8 हो रही है अमाउंट हमारी। फिर अगले साल भी हमारी क्या हो रही है, सेकेंड साल हमारी प्रिंसिपल जो है वो 7 से फिर 8 हो रही है। थर्ड ईयर भी क्या होगी, 7 से 8। ठीक है, तो हमारी टोटल प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और 8 का क्यूब कितना होता है 512, कितना 512। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। तो अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल में से अमाउंट को अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आएगा, इसको इस तरफ ले जाओ तो कितना होगा, 57 अगर जोड़ दिया तो 400 होगा, तो 112 इधर 400 और 112 कितना 57 और 112 कितना हो जाएगा 169। मतलब कि हमारी प्रिंसिपल कितनी हो गई 169। और ये हमारा क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है हमारा इंटरेस्ट, क्या है, और ये हमारा क्या है अमाउंट। लेकिन हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 169 रुपये, लेकिन ये कह रहा है कि 5070 रुपये है। तो दोनों इंटरेस्ट को बराबर कर देते हैं, तो 169 यूनिट मान लेते हैं इसे। तो 169 यूनिट बराबर 50 500 5070। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5070 बट्टा 169। तो हमसे पूछ क्या कर रहा है, निवेश की गई राशि मतलब पी का प्रिंसिपल हमारी कितनी है 343। तो 343 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5070 अपॉन 169 गुणित्ते 343। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 तरह में 169 होता है, ये कटेगा 16 3 48 9 3 27 3
मतलब ये 30 बार जाएगा। 30 30 गुणित 343 कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9 1 10, यहाँ 0 है। ये कितना आ गया हमारा? 10,290। प्रिंसिपल हमारी कितनी आ गई? अब हमसे चाहे प्रिंसिपल पूछ लो चाहे अमाउंट पूछ लो, हम सब बता देंगे। ठीक है, तो हमारी प्रिंसिपल कितनी आ गई? 10,290। कौन सा आंसर? सी। तो अगर हम बेसिक्स, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि हमें बेसिक से करना पड़ता है, जैसे जिसमें वेरिएबल आ गए, और कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं कि हम उनको ट्रिक से करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस से ही जान पाओगे कि हम इसे बेसिक से करें या फिर ट्रिक से। और आप इसको सॉल्व करने में मैंने इतना टाइम लिया, आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा हमको लग रहा है 30 35 40 सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि आपको ये सब लिखना बताना नहीं है, आपको पता है 7 से 8 7 से 8 7 से 8 होगा, ये इतना इतना तो आपके माइंड में आ जाएगा। आप इतना कैलकुलेशन के 169 बराबर इतना सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। सॉरी, दोबारा आ गया, दो बार, कोई बात नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। आप ये मत सोचिए कि मैं क्वेश्चन जो हो सिंपल लेके आया हूँ। मैं सिंपल, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन लाता हूँ, कभी कभी हार्ड लाता हूँ, तो मिक्स क्वेश्चन है ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मैं दो मेथड इसकी बताऊंगा आपको, एक बेसिक, दूसरा ट्रिकी। तो बेसिक मेथड पहले, बाद में ट्रिकी। ठीक है, तो 18 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक x है, और जब 22 लड़कियों के अंक जोड़ दिए जाते हैं तो औसत अंक 5.5 मतलब 5.5 घटकर हो जाती है। ठीक है, 5.5 घट जाती है। तो लड़कियों का औसत अंक 35 है, तो x का मान बताना है। यहाँ औसत अंक जो है 5.5 घट जाती है। ठीक है, यहाँ पे 5.5 ये, ठीक है, व्हेन मार्क्स आर बाई स्क्वायर एक्स इज डिक्रीज बाई 5.5%। ठीक है, कितना? 5.5% डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इंग्लिश में सही है, हिंदी में तो जब क्वेश्चन ना समझ में आए तो इंग्लिश में भी पढ़ लिया करिए आप लोग। ठीक, कह रहा है 18 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 18 है, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा? टोटल को मार्क्स कह सकते, टोटल मार्क्स ऑफ मार्क्स बॉयज का कितना होगा? 18 लड़के हैं और उनका एवरेज कितना है? x, तो ये कितना हो जाएगा? 18x। क्योंकि आपको पता है कि एवरेज इक्वल टू कितना होता है? टोटल मार्क अपॉन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमने टोटल मार्क निकाला तो एवरेज में से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गुणा कर दिया, तो कितना आ गया हमारा? 18x। आगे कह रहा है जब 22 लड़कियों के अंक जोड़ दिए जाते हैं, लड़कियों का औसत अंक कितना है? 35 है। कितना है? 35। तो टोटल मार्क्स गर्ल्स के कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 22 गुणिते 35, 35 दूना 70, 35 दूना 70, 770 होगा। ठीक है, 35 दूना 70, 35 दूना 70, 770 हो गया। कह रहा है कि जो पहले एवरेज थी उसमें 5.5% घट जाती है। मतलब एवरेज तो हमारी पहले जब 18 लड़के थे तो एवरेज x थी, लेकिन 22 लड़कियों के जुड़ने के बाद एवरेज क्या हो गई? 5.5 घट गई। ठीक है, तो हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका एवरेज कितना होगा?
18 लड़कों का टोटल अंक 18x, और कितनी लड़कियां हैं ये 22 लड़कियां, 22 लड़कियों का क्या होगा टोटल अंक 770। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मार्क्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 18 ये थे, 22 ये, अब 40 हो गए। अब ये कह रहा है कि जो औसत अंक था उसमें 5.5 घट जाती है एंड डिक्रीज बाई 5.5%। ठीक है, तो पहले हमारी एवरेज कितनी थी x, अब घट के कितनी हो गई 5.5 घट गई। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक सॉल्व करते हैं तो 18x प्लस 770 40x माइनस 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कितना 220। ठीक है, यही ना होगा, 55 चौके कितना होता है 220। 40x 18x इधर लाता हूँ, 220 इधर लाता हूँ तो कितना हो जाएगा 990, और 40 में से 18 गया कितना 22x। अब काट देते हैं, 11 9 99 मतलब 9, 11 दूना 22 2x, तो 2 से कितना 45, x का मान कितना आ गया 45। अब हमसे पूछ क्या रहा है, x का मान ही तो पूछ रहा है, तो x का मान तो हमारा आ ही गया, कितना आ गया 45। कौन सा आंसर सही है हमारा ये। ठीक है, ये हमारा बेसिक मेथड है। ये अगर ना समझ में आए तो मैं ट्रिकी मेथड आपको बताता हूँ, लेकिन आपको बेसिक मेथड आना चाहिए, क्योंकि बेसिक से ही ट्रिक बनता है, ना कि ट्रिक से बेसिक। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ मैं ट्रिकी मेथड। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा दिया। तो दूसरा मेथड जो है वो ट्रिक बताता हूँ मैं, ट्रिक। ठीक है, कह रहा है कि 18 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है x। कह रहा है जब 22 लड़कियां बढ़ जाती हैं, 22 बढ़ गई मतलब अब 40 हो गई, और उनका जो है टोटल एवरेज में से वो x था हमारा पहले, अब क्या है 5.5 घट जाती हैं, तो 5.5 घटा दिया हमने। तो इनके बीच का अंतर कितना है, कितना है ये 40 में से 18 गए तो कितना 22, और इधर इनका कितना अंतर आएगा, कितना अंतर आएगा माइनस के 5.5। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा और इसका गुणा, इसका गुणा हम हमेशा ऊपर वाले में करते हैं, और इसका गुणा हम या जो करते हैं हमेशा वो इसमें करते हैं, और दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या किया, हमने क्या किया गुणा कर दिया। ठीक है, तो गुणा करने के बाद ऐड कर लेते हैं, 22 का गुणा किया कितना 22x। ठीक है, 40 का गुणा इसमें किया तो कितना 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 220। ये क्या है टोटल सम, जो हमारे स्टूडेंट बढ़ेंगे या घटेंगे उनका टोटल सम आता है। तो हमारे कितने स्टूडेंट बढ़े हैं, ये हमारे 22 स्टूडेंट ही तो बढ़े हैं लड़कियां जो है, तो टोटल सम किसका हो गया इन 22 का। अगर मुझे टोटल सम इतना आ गया, अगर इनका एवरेज निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 22x, ठीक है, माइनस 220, और 22 स्टूडेंट जो बढ़े हैं घटे हैं तो क्या है 22 को 22 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। इसका एवरेज जो है हमें दिया है पहले कि लड़कियों का औसत अंक कितना है, ये तो लड़कियां ही तो 22 बढ़ी हैं, और 22 लड़कियों का एवरेज कितना है इतना मेरा आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि लड़कियों का औसत अंक कितना है 35 है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 22 से 22 कैंसिल, 10 बच गया, इधर कितना x बच गया, तो x माइनस 10 बराबर कितना 35, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। ठीक है,
तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ? ये हमारा था ट्रैक। क्या था? ट्रैक। ये इसका बीच का जो अंतर आएगा वो हमारे जो घटे बढ़े होंगे उन्हीं का टोटल सम आएगा। इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा टोटल सम आएगा। जो हमारे स्टूडेंट बढ़े होंगे घटे होंगे उन्हीं का सम आएगा। और अगर एवरेज निकालनी है तो जितने स्टूडेंट बढ़े घटे ये तो यहीं से पता चल गया, तो उससे हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा एवरेज मिल जाएगा। लेकिन एवरेज इसमें पहले से दे रखा था, हमें एक्स का मान निकालना था तो हमने वो किया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ट्रिक भी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो ट्रिक है इसमें तो मान लीजिए बेसिक से आसानी से हो गया। कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रिक जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों के लिए अच्छा होता है, लाभदायक इसे कह सकते हो आप। तो प्रैक्टिस से ही हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ ट्रिक यूज करना है और कहाँ बेसिक। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए रोक करके वीडियो, नहीं तो मैं पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है आपको। ठीक है, बस आप फटाफट पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। या पढ़िए जल्दी जल्दी। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है एक ट्रेन अपनी गति में एक ट्रक को 40 सेकंड में पार करती है। तो ट्रक की गति क्या है? ट्रक की स्पीड, हम मान लेते हैं v, ट्रक लिख देते हैं। ठीक है, v ट्रक लिख देते हैं। और ट्रेन की स्पीड क्या है? ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं v ट्रेन लिख देते हैं, आसानी होगी आपको समझने में। ठीक है, और कह रहा है कि ट्रक जो अपनी गति से चल रहा है, जब ट्रेन स्थिर होती है तो 20 सेकंड में उसे पार करता है। ट्रक की गति ट्रेन की गति कितने प्रतिशत है? ट्रक की गति ट्रेन की गति के कितने प्रतिशत है? मतलब अगर हाँ ट्रक की गति और ट्रेन की गति के बीच की रेशियो भी मिल जाए तब भी हम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है ट्रक का आकार नगण्य है, तो हम ट्रेन की लंबाई कितनी मान लेते हैं? लेंथ x मान लेते हैं। ठीक है, ट्रेन की लेंथ हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक ट्रेन अपनी गति में एक ट्रक को 40 सेकंड में पार करती है। 40 सेकंड में कौन पार करती है? ट्रेन। ये ट्रक भी जा रही है, ये ट्रेन हमारी जा रही है, दोनों चल रहे हैं, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना होगा? क्योंकि अगर दोनों सेम स्पीड से चलते रहे हैं तो ये क्या होंगे? कभी ट्रेन ट्रक को क्रॉस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर 20 की स्पीड से मान लीजिए जा रहा है, 20 की स्पीड से ये जा रहा है, तो 20 मीटर ये भी जाएगा पर सेकंड में, तो 20 मीटर ये भी जाएगा, तो ये कभी क्या पार कर पाएगी ट्रेन? नहीं। अगर मान लीजिए ये 20 की स्पीड से जा रही है और ट्रेन हमारी 40 की स्पीड से जा रही है, तो क्या होगा? ये 20 जाएगी तो ये 40 जाएगी, मतलब ये 20 तो बराबर हो गया। हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ये 20 जो बढ़ी हुई है वही क्या करेगी? इसको क्रॉस करेगी, तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जो बढ़ी हुई स्पीड होती है वही होती है। तो 40 अगर ट्रेन है और 20 ट्रक है, तो ये क्या होगी कि 20 के स्पीड से ही आगे बढ़ेगी, तुम्हारी रिलेटिव स्पीड इतनी आ गई। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने बताया कि हम माइनस क्यों करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देता हूं पहले। ठीक है, आगे कह रहा है ये ट्रेन पार करती है, तो ट्रेन के लिए क्या है कि ट्रेन, अगर ये ट्रेन है हमारी और ये ट्रक है, तो क्या करेगी? ट्रक कितनी दूरी पार करेगी? ये अपनी डिस्टेंस के बराबर ही तो इसको क्या करेगी? ओवरटेक करेगी। अगर ट्रेन यहाँ है तो यहाँ से स्टार्ट हुई, अब मान लीजिए पार कर गई, तो ट्रक हमारा यहाँ है, ट्रेन की पिछवाड़ा अभी यहाँ पे हो गया,
ठीक है, तो क्या हुआ, ट्रक को ट्रेन ने कितना पार किया, अपनी दूरी के बराबर ही तो पार किया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन अपनी गति में एक ट्रक को 40 सेकंड में पार करती है, तो पार क्या करेगी, वो अपनी दूरी x, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, v, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड के लिए क्या करना है, स्पीड कितनी, डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, x डिस्टेंस पार कर रही है, और टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकंड। और हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रक में से ट्रेन में से हम ट्रक की स्पीड घटा देंगे तो वही तुम्हारी रिलेटिव स्पीड होगी ना। तो ट्रेन माइनस v ट्रक। ठीक है, ये हमारा हो गया एक। आगे कह रहा है कि ट्रक जो अपनी गति से चल रहा है, जब ट्रेन स्थिर होती है, अब ट्रेन स्थिर हो गई, अब ट्रेन स्थिर हो गई तो ट्रक जो है इसे 20 सेकंड में पार करता है। तो ट्रक क्या करेगा, अभी भी तो वो ट्रेन की दूरी को ही पार करेगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो x, और टाइम कितना लगा रहा है 20 सेकंड। ठीक है, और अब क्या है, ट्रेन हमारी स्थिर है, मतलब ट्रेन की कोई स्पीड नहीं है, तो अब क्या है, ये ट्रक की स्पीड होगी, तो v क्या है, v ट्रक। ठीक है, ट्रक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जिस टाइम में, तो x डिस्टेंस ट्रेवल कर रही 20 सेकंड में, तो वही उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ट्रक की जगह ट्रक रख देते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ट्रक और ट्रेन के गति का प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब ट्रक जो है ट्रक की गति ट्रेन की गति के कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो हम क्या करना, हमें x के बारे में तो कुछ पूछ नहीं रहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 20 इंटू ट्रक, v ट्रक हो जाएगा, ट्रक की स्पीड। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में ये रख देते हैं, तो 20 v ट्रक, 20 v ट्रक बराबर क्या हो गया, अपॉन 40 बराबर v ट्रेन माइनस v ट्रक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 20 दूनी 40, 2 आ गया, 2 का गुणा इधर करते हैं, तो v ट्रक बराबर 2v ट्रेन माइनस 2v ट्रक। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं अपने आप को गायब कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये सॉल्व कर लेते हैं। 2v ट्रक इधर है, एक इधर आएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, 3v ट्रक इधर हो गया, और 2v ट्रक इधर है, और ट्रेन इधर है, सॉरी। ठीक, अब ट्रक और ट्रेन की रेशियो क्या हो जाएगी, ट्रेन ट्रक की रेशियो क्या हो गई हमारी, TRUCK ट्रक। ठीक है, ट्रक को इधर लाएंगे, इधर इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा, 3:2, मतलब ट्रेन की 3 ट्रक की 2। तो पूछ क्या रहा है कि ट्रक की गति ट्रेन की गति का कितना प्रतिशत है। ट्रक की गति कितनी है हमारी, परसेंटेज निकालना है, तो ट्रक की गति हमारी कितनी है, 2। पूछ रहा है ट्रेन की गति से, तो ट्रेन की गति कितनी है, 3/100। इसका मान क्या होता है, 2/3, तो 66.66%। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ये। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं इतना आपको प्रोसेस कर रहा हूँ, नहीं तो आप आराम से ये मानना पड़ता, ये समझाना तो जरूरी है नहीं। मेरे को टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ हर एक पॉइंट। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ें आधी हो जाएंगी। ठीक है, आपको इतना लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्व करके इतना आ जाएगा, ये हो गया।
ठीक है, आपको जितने टाइम लिखने में लगेगा आप ही बताइए कि अगर आपने ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है, अब डायरेक्ट इसके बाद इतना आ जाएगा सॉल्व करने पर, तो ये कि लिखने में कितना टाइम आपको लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड, ठीक, मान 10 सेकेंड और मान लीजिए 30 सेकेंड, ठीक है। सॉल्व करने में 30 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। जो इतना मैं लिख रहा हूँ आप अपने हिसाब से लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो बढ़ के रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करने हैं कैसे। चलिए मैं सामने आ जाता हूँ, अब तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। एक आदमी ने 540 रुपए में एक कंबल खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी? 540 रुपए, ठीक है। कह रहा है इसे विक्रय मूल्य पर गणना की गई 10% के लाभ पर बेचा जाता है। अभी अब तक ये कह रहा है, ये क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि अभी तक हम जो प्रॉफिट निकालते थे वो सीपी पे निकालते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे। जब कुछ नहीं बोलता है तो वो हमारा जो प्रॉफिट निकलती है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल रखा है कि विक्रय मूल्य पर गणना की गई, मतलब सेलिंग प्राइस पे। तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज देखें तो कितना है? 10%। तो किस पे कह रहा है? PYSP, ठीक है। तो हमारा जो होगा कितने का परसेंट? 10%, मतलब जानते हैं आप कितना? 1/10। मतलब ये क्या हो गया हमारा? SP, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दिया हमने तो क्या आ जाएगी हमारी? हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस। अगर मैं इसको 10x मान लूँ और इसको 1x मान लूँ तो ये भी कितना आएगा? 1x, ठीक है। तो हमारी SP CP की रेशियो कितनी आ गई हमारी? सॉरी, यहाँ 9, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया? 9। और यहाँ कितना है हमारा SP? 10। तो ये कह रहा है कि इसने कितने में? 540 रुपए में। और मैं कह रहा हूँ 9 में खरीदा। तो 9 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 540। हमारी CP कितनी आ रही है? 9। और यहाँ पे CP दे रखा है कितना? 540। तो यो 9 यूनिट का मान 540 है, तो 10 यूनिट का मान कितना होगा? 9 छक्का 54, 60 आ गया 1 यूनिट का मान, तो 60। तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 600। हमसे पूछ के आ रहा है कंबल का विक्रय मूल्य, मतलब SP। तो हमारी SP कितनी आ गई? 600 रुपये। तुम्हारा कौन सा आंसर सही है? ये बी। आपको इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें देखिए अभी आप नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो आप CP पे ही लगाएंगे और आपका आंसर कुछ और आएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है उसने कि हम जो प्रॉफिट की गणना करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, वो हम SP पे करेंगे, सेलिंग प्राइस पे, ना कि कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़िए आप लोग, मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है दो वस्तुओं A और B का अंकित मूल्य 7:9 के अनुपात में है। दो वस्तुएं हम मान लेते हैं A और B, जिनकी मार्क प्राइस क्या है? 7:9 की रेशियो में है, ठीक है। रेशियो कितना है? 7:9। आगे कह रहा है उन पर दी गई छूट की राशि जो है, छूट की डिस्काउंट की जो राशि है, अमाउंट
वो कितनी है, वो भी रेशियो में दे रखा है, वो कितना है 1:5। ठीक है, तो इतना दे रखा है। बाद में पूछ रहा है कि वस्तु ए बी के लिए प्रतिशत छूट का अनुपात, डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज। और डिस्काउंट परसेंटेज का मान आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे तो ये डिस्काउंट परसेंटेज का मान होता है, डिस्काउंट जो हमेशा दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। जैसा कि आप लोग गए होंगे मॉल में या फिर दुकानों पे, तो आप जो उस पर लेबल लगा होता है उसी पे तो डिस्काउंट मांगते हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं। और जो डिस्काउंट लेबल लगा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस, तो उसी पे डिस्काउंट मांगते हैं। तो इसीलिए डिस्काउंट परसेंटेज जब होगा तो डिस्काउंट हम किस पे मांगते हैं, मार्क प्राइस पे। तो ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो गया, हमारा परसेंट निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इतना दिया है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक, तो अगर मैं इसको मार्क प्राइस है तो हम 7 AM और 9 AM कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मार्क प्राइस। और ये डिस्काउंट है तो डी लगा देते हैं, तो ये कितना हो गया, ए। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट दो हैं, ए और बी। तो ठीक है, दो लोगों के डिस्काउंट के बीच की छूट का प्रतिशत बताना है, डिस्काउंट परसेंट का प्रतिशत बताना है। तो डी ए एंड डी बी कर देता हूँ, यही तो हमसे पूछ रहा है परसेंटेज, यही पूछ रहा है, डिस्काउंट ए परसेंटेज, डिस्काउंट बी परसेंट। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, डी ए अपॉन एम डी एम पी, डी ए कर देता हूँ, एम पी का क्या है, सॉरी मिटा देता हूँ, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ये हो जाएगा हमारा, ये डिस्काउंट परसेंट हमारा हो गया ए का, तो डिस्काउंट ए का और मार्क प्राइस ए का इंटू 100 करते हैं, यही नहीं करते हैं। और आगे जब इसका आएगा तो किसका होगा, बी के लिए, तो डिस्काउंट बी कितना दिया हमने और मार्क प्राइस बी की कितनी है, इंटू 100। ठीक है, यही करेंगे और ये चीज़ें हमको पता है यहाँ से। ठीक, कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों तरफ है। तो डी ए का मान कितना है, ये है हमारा, ए पर डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 1D, चाहे डी लिखो चाहे 1D लिखो। ठीक है, अपॉन कितना है मार्क प्राइस 7M, अपॉन पूरे का कितना हो जाएगा, डिस्काउंट 5D का दिया जा रहा है और मार्क प्राइस कितना है 9M। अब क्या होगा, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डी से डी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, 1/7, सॉरी 1/7 यहाँ पे है, और ये 9 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9/5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9:35। हमारा रेशियो क्या आ गया, डी ए परसेंट एंड डी बी परसेंट का, डी ए का मान कितना हो गया 9, डी बी का मान 5, तो 9:35। हमारा आंसर क्या आ गया 9:35। कौन सा आंसर चाहिए हमारा, ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार 12.5% का नुकसान होने का दावा करता है। एक दुकानदार है शॉपकीपर, वो कह रहा है कि मैं जो भी सामान बेचता हूँ 5.5% का नुकसान देखिए। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, कुछ ना कुछ तो बेईमानी जरूर करता होगा। लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। कर दिया ना बेईमानी। अब जहाँ कस्टमर ने मांगा है 1 किलो, वहाँ दे कितना रहा है वो 700 ग्राम। ठीक है,
यदि चावल का लागत मूल्य 70 रुपये प्रति किलोग्राम है तो वास्तविक लाभ या नुकसान का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो चलिए बताते हैं हम कैसे करना है। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस हमें पता हो, रेशियो पता हो या फिर कुछ एक्चुअल वैल्यू तो हम बता सकते हैं। कह रहा है दुकानदार 12.5% का नुकसान होने का दावा करता है। 12.5% का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/8। मतलब कहने का अर्थ कि 8 की कोई वस्तु है तो 12.5% मतलब 1 का नुकसान कर रहा है, मतलब बेच कितने का रहा है, 7 का। तो 8 की कोई वस्तु है लेकिन वो दावा कर रहा है कि मैं इसे 7 की बेच रहा हूँ। ठीक है, कितने की बेच रहा हूँ, 7 की। आगे लेकिन क्या कर रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम का वजन का उपयोग कर रहा है। अब जहां उसे देना चाहिए, कस्टमर ने मांगा कितना, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितने रहा है अपनी तरफ से, 700 ग्राम, मतलब 300 ग्राम का यहाँ भी चूना लगा दिया उसने। तो अब इनके बीच का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, इनके बीच का रेशियो निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकाल लेते हैं, इनके बीच का रेशियो। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो हो जाएगा 1 0 से 1 0 1 0 1 0 कट गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 2, ये भी कट जाएगा, 2 चौका 8 2 पंचे 10, कितना आ गया हमारा रेशियो, 4 एंड 5। कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस की रेशियो पता चल गई। तो हमसे लाभ और हानि का नुकसान परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब प्रॉफिट या हुआ है लॉस हुआ उसकी रेशियो पूछ रही। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चावल की लागत मूल्य है इसकी ज़रूरत हमें कभी कहीं कहीं नहीं ज़रूरत है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ अनवांटेड चीज़ भी दे दी जाती है जिससे आप उलझे रहो कि हाँ इसका यूज़ कहाँ करना है। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं। अब हमको बताना है कि क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो हमें क्या हो रहा है, 1 यूनिट की प्रॉफिट हो रही है, किस पे, 4 पे। तो 1 यूनिट की प्रॉफिट हो रही है तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 4। अब परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दिया हमने, 25। तो हमारा कितना आ गया, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25%। कौन सा सही है, ये। ठीक, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता, ये जितना मैंने ले लिया आपको बताने में। तो ये बात याद रखनी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कम टाइम। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब तो परमानेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपडेट मिलती रहेगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अपडेट नहीं मिलेगी, आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाओगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए। ये तो अभी मैंने बताया था, बेसिक मेथड एंड ट्रिक मेथड दोनों। ये इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। हमको लग रहा है काफ़ी बच्चे कर भी चुके होंगे, कर लेंगे तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो चलिए मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक मेथड आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया है तो इस पर टाइम खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। ये फर्स्ट ही है ट्रिक। ठीक है, तो ये कह रहा है कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 30 स्टूडेंट की एवरेज 16 वर्ष है। जब 20 नए छात्र उसी कक्षा में प्रवेश करते हैं तो कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में 6 महीने का इजाफा हो जाता है। इजाफा मतलब क्या, बढ़ जाते हैं भैया। इजाफा का और कुछ मतलब नहीं होता है। यहाँ पे भी ना समझ में आया तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, इंक्रीज्ड बाई 6 मंथ। ठीक है,
इजाफा ठीक है, चलिए। इजाफा मतलब 6 महीने का मतलब 0.5 ईयर। कितना? 0.5 ईयर। तो कितने स्टूडेंट बढ़ गए? 20। अब 30 थे, अब कितने हो गए? 50। कितने हो गए? 50। इनका एवरेज कितना हो गया? आप 16 से 16.5 हो गया। तो कह रहा है न्यू प्रविष्ट छात्रों की औसत आयु बतानी। किसकी? न्यू प्रविष्ट छात्र कितने हैं हमारे? 20। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो कितना आया? 20। ठीक है। और इधर कितना? 0.5। मैंने क्या कहा था आपको? पहले भी कहा था कि इसमें जो घटते या बढ़ते हैं उनका टोटल सम, जब ये चीज हम सॉल्व करेंगे तो जो टोटल सम आएगा हमारा, टोटल सम जो आएगा हमारा वो किसका आएगा? यहाँ पे जो स्टूडेंट बढ़ेंगे या घटेंगे उन्हीं का टोटल सम आता है। टोटल सम ऑफ एज 20 स्टूडेंट का। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें? मैंने क्या बताया था आपको? पहले कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आसानी हो आपको। इस 20 का गुणाम कहाँ करते हैं हमेशा? इसमें 16.5 में। और इस 30 का गुणाम कहाँ करते हैं हमेशा? इसमें। ठीक है, कहाँ करते हैं हम? इसमें। तो अब सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 पचे 15, मतलब 15। ये कितना आएगा? 16 दूना 32, मतलब कितना हो जाएगा? ये 0 0 और 165 दूना कितना हो जाएगा? 330। ये टोटल सम कितना आ गया? 345। अब हमसे पूछ रहा है कि न्यू प्रविष्ट छात्रों की औसत आयु। कितने प्रविष्ट छात्र हुए हैं? 20। तो एवरेज कितनी हो जाएगी ऑफ 20 स्टूडेंट? कितनी हो जाएगी? टोटल सम हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं 20। तो एवरेज कितनी हो गई हमारी? 17.25। सीधी सीधी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ये मैंने अभी पहले ही बताया है आपको, ये दोबारा इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो ये आंसर हमारा सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। आज मैंने जो है बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं लिया है, सिंपल क्वेश्चन। किसी दिन मैं हार्ड लेता हूँ, किसी दिन सिंपल लेता हूँ, किसी दिन मिक्स लेता हूँ, तो आपके मोटिवेशन में कमी ना आए, ऐसा ना हो लगे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतने ही क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आपने पढ़ लिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कलर चेंज कर लो। एक मोटर बोट धारा के प्रवाह के खिलाफ 96 किलोमीटर और धारा के साथ 80 किमी की यात्रा 10 घंटे में तय करती है। टोटल टाइम जो ले रहा है वो 10 घंटे ले रहा है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, धारा के प्रवाह में धारा के विपरीत। यदि धारा की गति 2 किमी प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी? चलिए सॉल्व करते हैं। धारा के प्रवाह में 96 किलोमीटर, मतलब धारा की प्रवाह क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है? बी प्लस सी। ठीक है, और अप स्ट्रीम क्या होती है? बी माइनस सी। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 96 किलोमीटर धारा के प्रवाह के खिलाफ। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है? अप स्ट्रीम की। तो 96 किलोमीटर किससे जा रहा है? बी माइनस सी से जा रहा है। प्लस 80 किलोमीटर किससे जा रहा है? धारा के प्रवाह में डाउन स्ट्रीम, तो बी प्लस सी। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 घंटे। इसका और इसका दोनों का टाइम ही तो आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों का टाइम
टोटल टाइम 10 घंटे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 96 इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो b प्लस सी, इसका गुणा इधर कर देते हैं 80 b माइनस सी अपॉन क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 10। तो इधर 96 भी 96 b प्लस 96 सी प्लस 80 b माइनस 80 सी, इसका गुणा इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 10b स्क्वायर माइनस 10 सी स्क्वायर। सी की वैल्यू दे रखी है, धारा करंट का मान कितना दे रखा है 2 किमी प्रति आवर। बी वाला जोड़ देते हैं हम, कितना है बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 176, 9 8 17 176 बी हो गया। और सी कितना है हमारा 96 में से 80 गया कितना 16, लेकिन सी का मान कितना दे रखा है साथ साथ 2, इधर कितना 10 बी स्क्वायर। सी का मान कितना दे रखा है 10 सी भी होगा ट्रॉली यहाँ, 10 सी का मान कितना, सी का स्क्वायर 2 तो सी स्क्वायर का 4। अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, सबको एक तरफ करते हैं। तो 10b स्क्वायर माइनस 176b, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 40 और 16 दूना 32, 40 और 32 कितना हो गया 40 और 32 कितना हो गया 72 इक्वल टू 0। कटेगा कुछ, काट देता हूँ 5, ये आ जाएगा 8 8 88, 2 से दोनों तरफ 36 दूना 72। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 5b स्क्वायर माइनस 88b, ये कितना आ गया माइनस 36 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं इसे, कितना आएगा हमारा 36 पंचे 180 का खंड ऐसा करना है कि घटाने पर माइनस के 88 आए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा खंड 36 पंचे 180 का खंड ऐसा करना है कि 88, तो 90 दूना 180, तो 90 दूना 180, तो ये 5 आगे है तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना, और साइन क्या होगा हमारा, साइन हमारा हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस। तो हमारी जो इस बोट की स्पीड आ गई वो कितनी है 2, ये और ये, तो हमारी बोट की स्पीड माइनस में होती नहीं है, तो हम कौन सा लेंगे प्लस में, कितना 18 किमी प्रति हवा। ये चीज़ें मैंने इतनी डायरेक्टली कैसे की, ये इतना कैसे आ गया, ये चीज़ मैं इनइक्वालिटी पढ़ाने लगूंगा आपको, तो मैं समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। आप इसको सॉल्व करने में सिर्फ से सिर्फ 5 सेकंड लगाएंगे, मैं वो ट्रिक आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए आपको ये पूरा बेसिक से ही करना पड़ेगा अपने हिसाब से जो आपने सीखा होगा अभी तक। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो इनइक्वालिटी वो आपको मैं 5 सेकंड से 7 सेकंड में सिखा दूंगा कैसे होगा। ठीक, तो बी का मान हमारा कितना आ गया, बी का मान आ गया 18 किमी प्रति आवर, यही हमसे पूछा है शांत जल में नाव की गति। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन के साथ। ठीक है।